नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। समान नागरिक संहिता पर सियासत लंबे समय से होती रही है। देश के राइट विंग पार्टियों के एजेंडों में ये मुद्दा हमेशा से रहा है। बीजेपी जो पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज है, अब अपने इस एजेंडे की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के यूसीसी पर बयान के बाद ये साफ हो गया है कि मानसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल संसद में पेश कर सकती है। जब से समान नागरिक संहिता पर नया बिगुल बजा है, राजनीतिक दलों के रिएक्शन पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ पार्टियां खुलकर विरोध कर रही हैं, तो कुछ पार्टियां जिनका स्टैंड अभी सामने नहीं आ रहा है, वो भी समान नागरिक संहिता पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, सुभाषपा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी यूसीसी पर रुख साफ कर दिया है। मायावती ने केवल लागू करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती के इस स्टैंड के बाद कहा जा सकता है कि यूसीसी, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, उसमें बीजेपी को माइलेज मिल सकता है और मिल गया है। बता दें कि यूसीसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब समर्थन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विरोध घटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। बता दें कि सरकार नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। बता दें कि यूसीसी पर बीजेपी की सियासी बढ़त दिखाई दे रही है। लगातार सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है और यही आज चर्चा का विषय भी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो मेहमान का परिचय करा देती हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी से अश्वनी शाही अपना पक्ष रखेंगे, वहीं विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से हैं और अभिमन्यु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो अश्वनी शाही जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। ऐसा लग रहा है जो आपने पहल की, प्रधानमंत्री मोदी ने बयान देकर जो पहल की, अब उसका समर्थन मिल रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन समर्थन मिल रहा है। मयूरी जी, देखिए, समर्थन पूरे देश का है और देश के सभी वर्गों का है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित आर्टिकल 44 का ही एक जो है परिपालन है, अनुपालन है। और ये एक, जब ये देश जो है सेकुलर बनाया गया, संविधान में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष बनाया गया, तो ये कानून सिर्फ और सिर्फ न जाति न धर्म, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लिए एक समान कानून की बात हुई है। तो आज जो विरोध कर रहे हैं वो तथाकथित सेकुलर हैं, जो इस देश के सेकुलर कानून का विरोध कर रहे हैं और अपने आप को सेकुलर कहते हैं। किसी भी मौलाना ने, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, मदनी साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, यानी कि आंशिक उनकी भी समझदारी में है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत होगा तो हम कानूनी तौर पर निपटेंगे। मायावती जी का भी देखिए आज बयान नपातुल्ला आया, आम आदमी पार्टी का भी आया, कांग्रेस के एक सांसद हैं विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल के बीरबल सिंह के बेटे, उनका भी बयान आया। तो इसमें कई लोगों का, कई पार्टियों का मिला जुला बयान आ रहा है। अभी इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं उनको इस ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए कि ड्राफ्ट में क्या आ रहा है, क्योंकि जो लॉ कमीशन बनाया गया है, यूसीसी के रास्ते पर सबसे बड़ा रोड़ा कौन बन रहा है? यूसीसी के रास्ते में दो चार दल जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का विरोध करते हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इस टाइप के दल हैं जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये सिर्फ वही लोग इसको हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं, जबकि इसमें ईसाई भी हैं, इसमें पारसी भी हैं। उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया, कहीं से नहीं आया। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। हिंदू रीति में, हिंदू लॉ में जब बहु विवाह और बाल विवाह पर अंकुश लगा, तो ये हमारी कुरीति थी। उसको धीरे धीरे सामाजिक मान्यता मिलना बंद हो गई और आज जो है बहुत बेहतर तरीके से
शादियां होती हैं। बाल विवाह पर बहुत ज्यादा अंकुश लग चुका है। हो सकता है कहीं हो रहा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बताइए कि अगर मुस्लिम में बाल विवाह हो रहा है, बहु विवाह हो रहा है, हलाला हो रहा है, इद्दत हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि पहले के जमानों में राजाओं के और उसमें जो है हरम में बहुत सी दासियां होती थी, रानियां होती थी, लेकिन पटरानी एक ही होती थी। आज उसी का एक नया नाम आ गया है, लिव इन रिलेशन। तो उत्तराखंड में उसको भी एक सामाजिक मान्यता देने के लिए कि घोषणा करिए कि हम लिव इन में रह रहे हैं। इतनी घटनाएं हुई हैं काटने की इस लड़की को उस लड़के ने काट दिया, किसी ने कुकर में उबाल दिया, किसी कोई सुटकेस में फेंक दिया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इन कुरीतियों को रोकने के लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लिए ये कानून है। और कांग्रेस चाहे सपा चाहे जो भी पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, इसमें इनको इंतजार करना चाहिए। जी ठीक है। अभिमन्यु जी, आप अश्वनी जी को अभी सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस कानून को लेकर मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं, क्यों आप इस कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं? सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए मयूरी जी, नीति आयोग की जो परामर्श पत्र रिपोर्ट है, तो सरकार द्वारा गठित 2018 में रिपोर्ट आई। उसमें सरकार की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें इन लोगों ने यूसीसी की जरूरत नहीं समझी। तब भी अगले साल चुनाव था, अब भी अगले साल चुनाव के समय ये फिर लेकर आए, तब शायद इन लोगों को जरूरत ना महसूस हुई हो यूसीसी की। लेकिन अब 5 राज्य के चुनाव और 7 लोकसभा का चुनाव भी है इसके बाद। ये खैर हो गई एक राजनीतिक बात। अब मैं इस मुद्दे के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार को एक ड्राफ्ट लेकर आना चाहिए। वो जनता के सामने ड्राफ्ट आएगा तो उसके बारे में चर्चा तभी की जा सकती है, और वो सदन में पेश किया जाएगा। कोई बिल लेकर आएंगे, उसके बाद ही तो बिल पास हो पाएगा। अगर उसमें रायशुमारी हो जाएगी, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं, बहुसंख्यकों में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसी जातियां हैं। जैसे दक्षिण में सगी मामा बुआ की बेटियों से शादी की जाती है, दक्षिण में ऐसे भी समूह हैं जो सगे मामा भांजियों की शादी होती है। कई जगह शेड्यूल ट्राइब में है कि क्योंकि वहां अकेले परिवार के नाम जमीन या नाम पर जमीन नहीं होती, सामूहिक जमीनें होती हैं। गोद लेने से लेकर वैवाहिक जो उनकी मान्यता चलती आ रही है, जो उन्हें अधिकार मिले थे, राइट्स, तो वो शेड्यूल ट्राइब के उन राइट्स के बारे में कोई क्या ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। और अभी तो ऐसा लगता है कि भाजपा सिर्फ हो हल्ला करना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, एक शिगुफा छोड़ना चाहती है, जिससे कि जो असल मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, किसानी के, इस पर नजर न जा पाए। ड्राफ्ट को लेकर मैं सवाल अगर इन पे सचमुच में होता, 9 साल इनको सत्ता में आए हुए हो गए हैं, एक भी रिपोर्ट नहीं आई कि हम बता किस चीज पे चर्चा करें। रोज डिबेट हो रही है, लंबी गाड़ी निकाल लेना, रोज चर्चा हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे बड़े भाई हैं भाजपा के प्रवक्ता शाही जी, इन्हें भी नहीं पता क्या है ना उस रिपोर्ट पे, किसी को कुछ नहीं पता है, उसको क्या चर्चा करें, हवा में तीर मारने समान हो। जी ठीक है। विवेक जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, सरकार को समर्थन मिल रहा है यूसीसी पर, जो विपक्ष में दुर्विरोधी पार्टियां हैं अब उनका भी समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी कहां है? देखिए, समान नागरिक संहिता का जो विषय है, ये इनके लिए मात्र और मात्र 2024 का एक राजनीतिक एजेंडा भर है। हम तो ये कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्गों की स्थिति सरकारी नौकरियों से लेकर उपक्रमों में किस स्तर पे है, पहले उसको ये स्पष्ट कर दें। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण मारा जाता है, हक मारा जाता है, तब एक समान नागरिक संहिता कहां चली जाती है? जब मंच से प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताकर वोट मांगते हैं, तब एक कानून, एक राज्य, एक कानून की बात कैसे लागू हो सकती है? एक राष्ट्र, एक कानून। उससे बड़ी बात कहता हूं, मध्य प्रदेश, अभी महिला सम्मान पे बड़ी बात हुई। मध्य प्रदेश में एक राज्य शिवपुरी, जो अपनी धड़ीचा प्रथा के कारण बड़ा सुर्खियों में रहता है, इनकी सरकार लगातार वहां पे है। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि वहां पे एक मंडी लगती है, जैसे कि IAS वाले करते हैं, वहां पे लड़कियों को खड़ा करते हैं और वहां पे पुरुष अपनी पसंद की लड़की तय करता है और 10 रुपए से लेके 100 रुपए के स्टैंप पे खरीद फरोख्त हो जाती है। क्या सरकार ने 3 तलाक के कानून पे जो ये दम भरते हैं, समान नागरिक संहिता को लेके जो आज ये आए हैं, क्या ऐसी कुप्रथाओं पे रोक लगाने के लिए कोई नियमावली बनी है? आज भी ये प्रथा वहां जारी है मध्य प्रदेश में और सरकार इनकी है।
लेकिन ये नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है इस प्रथा से ही स्पष्ट है। एक उदाहरण मात्र से दूसरी बात पे आता हूं, एक राष्ट्र एक कानून, तो भाई अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के भी होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, जिनको ये भ्रष्टाचार का जनक बता रहे थे, आज उन लोग को मंत्री बना दिया इन्होंने महाराष्ट्र में। तो भाई गारंटी की तो छोड़ दीजिए, वारंटी तक खत्म है इनकी। और जब जिस चीज की वारंटी खत्म है उसकी गारंटी की बात कैसे कहते हैं इन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने केवल और केवल अपनी विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम किया है। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस पूरे प्रकरण में। मैं आदरणीय अश्विनी भाई बैठे हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछूंगा, क्या अजीत पवार को आप भ्रष्टाचार का आरोपी मानते हैं, जिसको आपने पुनः महाराष्ट्र में शीर्ष पद पे बिठा दिया है लाकर के, जो आपकी पार्टी में चले गए। अभी आप ही सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए। अभी तो मोदी जी ने कहा था ना, मोदी जी ने तो नाम लेके कहा था, मुद्दा यूसीसी का है। कहीं विपक्ष को डर तो नहीं लग रहा कि टाइमिंग का फायदा सत्ता पक्ष को मिल जाएगा? मैं तो आपको बता रहा हूं, हम डरे नहीं है, हम तो मुद्दों की बात उठा रहे हैं कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समान मनोवृत्ति होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचारियों को लेकर के आप सरकार चला रहे हैं, आप कौन सी भावना से सरकार चलाएंगे, कैसे एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे? आप केवल और केवल किसी न किसी हिसाब से, किसी न किसी तरह इनका प्रयास है कि 2024 का एजेंडा किसी तरह इनका सद जाए। जिसको समान नागरिक संहिता लागू करनी होती है ना, वो ईडी सीबीआई उसके लिए एक जैसी होती है। भ्रष्टाचारी जब इनकी पार्टी में आता है तो गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाता है। आज अजीत पवार से लेकर के जिन लोगों को, 9 लोगों को इन्होंने ज्वाइन करवाया है, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, जिन लोगों को मुख्यमंत्री पद से नवाजा है, सबके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और अब उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी। ये कैसी बात, ये कौन सा पैरामीटर कि आप एक नागरिक संहिता लागू करने की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को ही आप अपनी सरकार में लेकर के डैमेज कंट्रोल करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आएगा, इनके सारे विधायक अयोग्य घोषित होंगे तो सरकार वहां गिरने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए पहले से डैमेज कर। लेकिन ये एनसीपी वाले ही तो वो हैं जिनको 4 दिन पहले मोदी जी पानी पीकर गारंटी वारंटी से नवाज रहे थे। तो भैया मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, भाजपा तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है अश्वनी जी, देखिए आपको समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन क्या 2024 के लिए इतना काफी है? क्योंकि अब तमाम सवाल भी खड़े होने लगे हैं टाइमिंग को लेकर, क्योंकि 9 साल सत्ता में रहे और आखिरी ही साल में यूसीसी क्यों याद आया, किस मकसद के साथ आप उतर रहे हैं? सवाल तो लाजमी है ना। देखिए मयूरी जी, बहुत अच्छा सवाल है। अभी देखिए विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है यूसीसी पर बोलने के लिए, तो भ्रष्टाचार और कहां लोग घुमा रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, हमारे संकल्प पत्र में यूसीसी रहा है। नहीं बनी थी तो जनसंघ के संकल्प पत्र में यूसीसी था। 23 नवंबर 1948 को सदन में इस पर चर्चा होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, लेकिन एक मजबूत कलेजा और जिगरा नहीं था कि इसको लागू किया जाए, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में जो दिया, हमने बहुत सी चीज, कानून बनाए, बहुत सी चीजें की, लेकिन जो मुख्य रूप से 3 कस्में थी हमारी। पहली, राम मंदिर की हमारे एजेंडे में था, और भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा हो, लेकिन एजेंडे में हमारे था और हमने उसकी लड़ाई लड़ी। दूसरा, 370 हमने हटाया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कहते रह गए कि 3 जन्मों तक भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म कर सकती है, लेकिन खत्म किया। 370 लोगों ने आवाज नहीं उठाया उसके विरोध में। इन राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए। और तीसरी कसम हमारी है यूसीसी, और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। आप 9 साल की बात कर रही हैं, मैं आपके चैनल पर चैलेंज करके अपने दोनों भाइयों से, अभिमन्यु जी हैं और हमारे समाज सपा के हमारे मित्र हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, विवेक भाई आप बताइएगा, आपका टर्म आएगा, कि कौन से साल में हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होता है? कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी राज्यसभा, कभी ग्राम सभा, कभी नगर निगम, कभी स्थानीय निकाय, चुनाव होते रहते हैं। तो टाइमिंग आप क्यों हर बार जब मैं आपके साथ डिबेट पर बैठता हूं तो आप कहते हैं आप ये ले आ रहे हैं टाइमिंग का मामला है, ये ले आ रहे हैं टाइमिंग का मामला। तो ड्राफ्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सर। तो ड्राफ्ट अभी क्या है, अभी 13 तारीख को लॉ कमीशन का डेट पूरा हो रहा है, राय शुमारी की गई है। अभी 2 हफ्ते में 12-14 लाख जो है जवाब आ चुके हैं और धीरे धीरे जनता के जवाब मांगे जा रहे हैं। तो उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि आज जो है हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। पूरा जो इन लोगों ने कुरीतियों की बात की, जो मान्यताओं की बात की, ये सबका ख्याल रखा जाएगा। एक निशान, एक विधान, ये हम लोग कहते रहे हैं।
और आज देखिए एक निशान हो गया, जम्मू कश्मीर में जी, ठीक आज है। तिरंगा लहरा रहा है। ठीक है आज विवेक फिर देश में एक विधान लागू होगा। जी, ठीक है विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी अपनी बात रखें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इस देश में जितने भी आदिवासी हैं वो अपनी परंपरागत रूढ़ी के अनुसार अपने धार्मिक चाहे क्रियाकलाप हो चाहे सामाजिक क्रियाकलाप हो उनका अनुपालन करते हैं। आप अगर एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो क्या ये जो हिंदू HUF परिवार हैं, अविभाजित परिवार हैं, ये समाप्त नहीं हो जाएंगे? और एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी समुदाय है, वो अपने परंपरागत रूढ़ियों का पालन अनुपालन कैसे करेगा, उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात मैंने कहा, एक समान भावना जब तक आपके अंदर नहीं है, आप जो कहते हैं, आप खुद ही जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको तो लेकर के आप सरकार बना करके उनके ऊपर जांच बंद करवा देते हैं। जब आपकी नियति ही साफ नहीं है तो आप एक समान नागरिक संहिता कैसे लागू करेंगे? मुझे इसी तथ्य को स्पष्ट कर दीजिए। मैं महाराष्ट्र का ही उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी भावना नहीं है। एक समान नागरिक संहिता के लिए एक समान भावना का, एक समान उद्देश्य का होना। छोटा सा जल्दी विवेक जवाब भाई, दीजिए, अभिमन्यु जी तुरंत कुछ जवाब कहना देता चाह हूं। रहे हैं जी। देखिए मैंने जो सवाल किया मयूरी जी कि सेकुलर देश में सेकुलर लोग तथाकथित जो ये सेकुलर हैं वो सेकुलर कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं इनके आदिवासी पर जवाब देता हूं। विवेक भाई, आदिवासी का हम कोई उनके ऊपर कानून थोप नहीं रहे हैं। उनकी जो कुरीतियां हैं हम उनको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। एक उससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पूजा ना MP में करे, आपकी सरकार हिंदू है, की इच्छा आपने हो वहां तो ये मस्जिद प्रथा में ना समाप्त जाए। नहीं की। हिंदू भी जाएगा, मजारों पर जाते हैं, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं, हम उनको रोक नहीं रहे हैं। न पूजा करने पर रोक है, न उनके विधान पर रोक है। लेकिन जो कुरीतियां हैं, कुरीतियों में आता है बाल विवाह, बहु विवाह, गोद लेना, इद्दत, लड़की बेचना, हलाला, लड़की बेचना, ये बहुत सी चीजें आती हैं जिनको हम दूर करने की बात कर रहे हैं और अभी उनको मैंने एक आपको कानून एक के उदाहरण नियम में ले मध्य आएंगे। प्रदेश का दिया है। यहाँ सरिया कानून लागू नहीं अखिल होगा ठीक कि है। आग के बदले मैंने आग, आपको ठीक है। एक हाथ के उदाहरण बदले मध्य हाथ। प्रदेश का दिया है। ठीक है विवेक जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले अभिमन्यु जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु जी अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही। अपनी बात रखिए अभिमन्यु जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं शाही जी से कि ये जो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में पोस्को एक्ट लगता है और गवाही बाद में होती है। अमूमन ऐसा होता है पहले गिरफ्तारी हो जाती है, पहलवान धरने पे बैठते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इस देश की बहुत सारा धन लूट कर विदेश में पहुंच जाते हैं पूंजीपति, आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कल ही महाराष्ट्र में एनसीपी में से विधायक टूटकर सरकार के साझेदारी में शामिल हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और उनके आपका दर्जन मंत्रियों पे किया है और इनकी जांची भी चल रही। तो अभी तो जहां पहले कानून बना हुआ है जिन लोगों के लिए, वहां भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पे देखा जाता है, कमजोर और जो सक्षम है उसके तौर पे देखा जाता है, अगड़े पिछड़े के तौर पे देखा जाता है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के तो नजरिए से देखा जाता है। तो जब तक अभी यही न्याय नहीं मिल पा रहा, पहले हम सही तरह से अच्छी तरह से यहाँ न्याय दे लें और भाजपा की सरकार में जहां भी सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको बचाने का किस तरह से काम किया जाता है सब जानते हैं। टैनी पुत्र को इन्होंने बचाने की कोशिश करी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वामी चिन्मयानंद के लिए सरकार कोर्ट में गई, कहा कि इनका मामला खत्म किया जाए, कोर्ट ने उनको लताड़ा। कुलदीप सेंगर का मामला सब लोग जानते ही हैं कि इन्होंने तब तक अपना नेता माना जब तक कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं करार दे दिया। इसी तरह इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई, उनके जो हत्या के आरोपी ठीक है सर, ये तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये तो सरकार के द्वारा बेहतरीन पहल है ना कि एक देश एक कानून होना चाहिए। मुस्लिम बहनें हैं जिनको तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो बच्चे गोद नहीं ले सकती, इस कानून के बाद ले सकेंगी। मयूरी जी, तो उसका कोई ड्राफ्ट अगर आपकी जानकारी में हो तो आप बताएं ना, हम पढ़ना चाहते हैं ना। 9 साल हो गए इनको सत्ता में और जब से भाजपा बनी है तब से मुद्दा बनाए हुए हैं, इनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। ये कब तक गाल बजाएंगे, कब तक गुमराह करेंगे जनता को? कुछ इनके पास तो कह रहे हैं मनु जी, राज्यों के चुनाव की जिस बात दिन कर से रहे हैं, हमारी अगले पार्टी साल बनी, हमारे लोकसभा का संकल्प चुनाव पत्र में है और अभी हम आप लागू हिमाचल करके में हारे रहेंगे। हो, तीसरी कसम है ये कर्नाटक हमारी। में हारे हो, आपको बताया मध्य प्रदेश में भी आपने सरकार गिरा के अपनी हमारी सरकार गिरा के अपनी बनाई थी, वहां भी आप हारोगे। तेलंगाना हारोगे, छत्तीसगढ़ हारोगे, राजस्थान हारोगे, इन्हें जानकारी है। उसके बाद ये तो लोकसभा में लोकतंत्र हारे। है भाई।
जी, ये ठीक तो है। लोकतंत्र है, जनता जहां हमको आशीर्वाद देगी हम रहेंगे, नहीं आशीर्वाद देगी हम हार स्वीकार करेंगे। ठीक है, विवेक जी कुछ मगर कहना चाह आप रहे हैं, लोग ठीक है, आऊंगी अश्विनी जी आपके पास। देखिए, मेरा तो एक स्पष्ट रुख ये है, मैं कहता हूं कि आप जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते हैं, जातियों के आधार पे कौन कितना ही अवस्था में किस अवस्था में है उसको आप तय करना नहीं चाहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मंचों से जब वोट मांगने की बात आएगी तब आप समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का भ्रष्टाचार भी समान नागरिक संहिता का उद्देश्य था क्या? 2021 की यूपीएसआई भर्ती समान नागरिक उद्देश्य था क्या, जिसमें कि आपने सारी भर्तियों को अधिकतर बेचने का काम किया? सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, भर्ती निरस्त नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के अधिकतर परीक्षाओं के जो पर्चे लीक हो रहे हैं, क्या वो भी समान नागरिक संहिता का एक उद्देश्य है? एक समान एक कानून। भाई मेरा सवाल यह है कि आप मुद्दों पे जो आपको वर्तमान में जो आपकी सरकार को करना है वो ना करके आप केवल और केवल जनता का ध्यान उस तरफ ले जा रहे हैं जिससे कि जनता को वर्तमान में कोई सरोकार नहीं। इस बार के लॉ कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि समान नागरिक संहिता को लाने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन आप लॉ कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन के दिए हुए किसी डायरेक्शन को, दिशा निर्देश को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आपकी एक आदत पड़ गई है थोपने की। आप लोगों पे थोपते हैं, जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। भाई आतंकवादियों के साथ सरकार आप बनाएंगे, मणिपुर जल रहा है, वहां समान नागरिक संहिता लागू नहीं होनी चाहिए क्या? मणिपुर जल रहा है, वहां पे आप समान नागरिक संहिता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जाकर के जब वहां जाकर के बात करिए ना। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो यूक्रेन का वॉर एक फोन पे रुकवाने की मार्केटिंग करता है, वो मणिपुर का दंगा नहीं रुकवा पा रहा है। 60 दिन से अधिक ऊपर हो गया, मणिपुर में लोग मर रहे हैं, वहां समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी क्या? क्या वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है? मणिपुर मानते हैं आप उसको? तो भाजपा पहले अपना रुख स्पष्ट करे मुद्दों के ऊपर। ठीक है, आपको लॉ कमीशन से रिपोर्ट मंगानी, आप मंगाइए, वो सदन की बात है, उस पर चर्चा होगी, प्रस्ताव आएगा, देखा जाएगा। पहले मुद्दों की बात करिए। मणिपुर को आप इस देश का अंग मानते हैं तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? विवेक भाई ने 2-3 बातें कहा और उसका मैं पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूं, चूंकि मैंने बार बार कहा कि इन्होंने सेकुलर पर कोई जवाब किसी ना मन्नू जी ने दिया ना विवेक भाई ने दिया। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं जो इन्होंने उठाया मुद्दा, सेक्युलर पे सवाल तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रेशर के बाद यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना 2011 में कराई थी। अगर इतना जातिगत जनगणना से प्रेम था इनको तो उसका रिपोर्ट 14 तक जाते जाते इनको दे देना था समाज में, तो नहीं करना था इनको। और कई 100 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया उस समय भारत के टैक्स पेयर के पैसों का। अब दूसरी बात, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। विवेक भाई बहुत अच्छे प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, लेकिन कहीं चूक हो गई आज इनसे। मणिपुर में माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि 10% वालों को भी आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए, जो पूरे मणिपुर के 10% भूभाग में हैं, चल रहा है उसकी बात, और वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा चीजें हैं उनके पास। दंगा इसीलिए तो हुआ। और लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं। 20 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ राहुल गांधी जी ने जाकर वहां पर जो दंगे भड़काए हैं, उसके अलावा हम शांत कर ले गए हैं, जनता को समझा दिया है। 20 दिन में दंगे भड़के हैं। मैतेई समाज के लोग वहां जो हैं, 102 पूर्व आतंकवादियों आज मैतेई समाज के लोग वहां पर आराम से हैं। 60 विधायकों में 40 विधायक वही हैं, वहीं के हैं, मैतेई समाज के। तो ये लोग चीजों को समझेंगे नहीं। ड्राफ्ट आया नहीं और बहस चालू हो गई। ड्राफ्ट देखिए, अभी उत्तराखंड में ड्राफ्ट आने वाला है। लगभग जो है 50-60% चीजें वहां की रहेंगी, जो कुरीतियां हैं वहां भी ली गई हैं और सेंट्रल में भी ली जाएंगी। लेकिन इन लोगों को विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए ये चीजें यहाँ पर चल रही मयूर जी। और कोई बात नहीं है कि विरोध करना, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम सैद्धांतिक समर्थन करेंगे, मायावती जी का आ गया, उद्धव ठाकरे जी ने बोल दिया, जनता दल यू ने बोल दिया, और कांग्रेस के सांसद का नाम लेकर मैंने कहा, विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये सही है, इसको होना चाहिए। जी ठीक है, अभिमन्यु जी आपका लास्ट कमेंट लूंगी मैं। अगर मगर वाला आपसे सवाल कर रही हूं, अगर यूसीसी का बिल पास हो जाता है तो क्या लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में या किसी भी चुनाव में क्या फायदा होगा? देखिए मयूरी जी, अभी तक तो ड्राफ्ट आया ही नहीं है। अब इस पे हम कुछ टिप्पणी जल्दबाजी होगी कुछ करना, क्योंकि लगातार 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लॉ कमीशन की तरफ से बात हो रही थी। अभी तक तो वही स्थिति बनी हुई है, तो इस पर कुछ भी कहना भी आज बैठक हो रही है, 31 ड्राफ्ट आएगा
उसके बारे में तब बात की जाएगी। देखिए अभिमन्यु जी, 31 आज सांसद बैठक हैं। भी हो रही है, ड्राफ्ट की बात को थोड़ा जी। साइड में रख दें। मैंने कहा अगर लागू हो जाता है तो अगर से तो कुछ नहीं होता ना, अगर बारिश हो जाएगी बाढ़ आ जाएगी, अगर सूखा पड़ेगा तो अनाज नहीं होगा, अगर से कुछ नहीं होगा ना। अभी पहले अभी क्या हाँ, स्थिति तो क्यों बैठेगी, आपको क्या डर ये लग रहा है, ड्राफ्ट क्यों लेकर आएंगे तब समर्थन पता नहीं कर लगेगा। रहे हैं? क्योंकि इसमें भाजपा राजनीति कर रही है, 9 वर्ष हो गए हैं सत्ता में। कहीं आपको जिस डर तो पार्टी नहीं के है कि एजेंडे में आगामी ये चुनाव में मुद्दा हो, इसका फायदा यूसीसी, हो जाएगा जिस भारतीय पार्टी जनता की पार्टी को? मयूरी जी जिस पार्टी के फॉर्मेशन के समय से ये इनका एजेंडा हो, और 9 वर्ष ये सत्ता में बैठे हुए हैं और मेजोरिटी है इनके पास सदन में, उसके बावजूद इनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है अभी तक। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और इनके पास कहीं कोई बिंदु नहीं है, कहीं कोई परामर्श इन्होंने जनता से नहीं किया, कोई ड्राफ्ट जनता के बीच में लेकर आए, ठीक है जनता बताएगी। जी, ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। विवेक जी, अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। मैं आखिरी कमेंट दे रहा हूं मणिपुर हिंसा पे, जो अभी इन्होंने एक अभी स्पष्ट किया अश्विनी भाई ने। मणिपुर में 9 विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ पीएम को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि लोगों का विश्वास राज्य सरकार से उठ गया है। ये बिल्कुल वैसा ही जवाब था अश्विनी भाई का, जैसा कि फ्रांस की हिंसा में योगी जी को बुलाया जा रहा था फेक ट्विटर आईडी बना करके, और बाद में वो प्रोपेगेंडा उजागर हो गया, फजीयत करा ली अपनी। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी से सबसे पहले जो वर्तमान विषय मुद्दे हैं उनको सुलझाइए। लॉ कमीशन ने स्पष्ट अपना रुख निर्देशित किया है कि इस समय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई आवश्यकता नहीं देश में, लेकिन आप केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किसी चीज को थोपने का प्रयास करेंगे तो फजीयत कराएंगे। जी, ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, यूसीसी को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी को कुछ दलों का समर्थन मिल रहा है, तो अभी भी कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। और आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर यूसीसी बिल पर क्या कुछ घमासान मचता है और आगामी चुनाव में किस दल को कितना नफा नुकसान होता है। बता दें कि प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है या किस दल को कितना नफा नुकसान होता है। फिलहाल अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।